नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला जितना आगे बढ़ता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि एक स्वतंत्र जांच कमेटी गठित करने का निर्देश दे दे, आदेश दे दे। सोमवार को उस पर सुनवाई होनी है। इधर बीजेपी और आरएसएस की बेचैनी जबरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही है, इसलिए कि आरएसएस के भीतर भी और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक बड़ा वर्ग है जो इसको लेकर अपने शीर्ष नेतृत्व को बुरी तरीके से कोस रहा है। अब कल एक बड़े ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली यात्रा होती है और यह दिल्ली यात्रा होती है उनकी सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने तत्काल प्रभाव से उनको दिल्ली बुलाया। योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे। करीब 40 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। बातचीत की जो तस्वीरें मीडिया में दिखाई जा रही हैं, वो तस्वीरें तो ऐसा लग रहा है कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में उन दोनों के बीच में बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत के दौरान की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि ये बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में तो बिल्कुल नहीं हुई और हो भी नहीं सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है कि जो गतिविधियां पिछले काफी समय से दिखाई पड़ रही हैं और अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला आने के बाद वो और भी ज्यादा मुखरता के साथ सतह पर दिखाई पड़ रही हैं, उसको देखते हुए ये बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में नहीं हो सकती है। एक बात तो ये कही जा रही है कि इसमें किस तरीके से जो मीडिया में खबरें आ रही है, वो खबरें आ रही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने और संगठन में क्या कुछ करना है उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई। अब ये बैठक अचानक से नहीं बुलाई जाती है। इस तरह की बैठकें प्लान करके बुलाई जाती हैं, उसकी पहले से सूचना होती है। अचानक बुला लिए कि आप आइए 2027 की बैठक की बात करें। वो क्या प्रोजेक्ट लेकर, मतलब अपने साथ में वो क्या प्रेजेंटेशन लेकर आएंगे कि हमारे पास क्या है। तो ये बात पूरी तरीके से कोई इसके पीछे जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई इसके पीछे कोई तर्क नहीं है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अचानक गृह मंत्री अमित शाह ने तलब कर लिया किसको। और अगर विधानसभा चुनाव को लेकर कोई ऐसी बात होगी तो पार्टी के अध्यक्ष बुलाएंगे या ऐसी बैठक होगी जिसमें कम से कम संगठन का भी कोई व्यक्ति होगा। ना तो योगी आदित्यनाथ संगठन के व्यक्ति हैं और ना ही गृह मंत्री इस समय संगठन के व्यक्ति हैं, यानी पार्टी के अध्यक्ष या पार्टी के महासचिव या किसी और पद पर। तो ये दोनों क्या करेंगे और क्या चुनाव केवल सरकारों के बीच तय हो रहा है, ये भी कोई बात नहीं है। तो खैर, वो मामला तो पूरी तरीके से बेबुनियाद है कि इसमें 2027 के, हाँ ये बात हो सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी कि जो कुछ अयोध्या में हो रहा है उसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये देख रहे हो। अब बात यह है कि अमित शाह अचानक योगी आदित्यनाथ को क्यों बुला रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब यह है कि ये जो बैठक है ये सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा चोरी की घटना हुई है उसको लेकर जो कुछ भी चल रहा है, उसको लेकर जो कुछ भी प्रशासनिक और कार्रवाई चल रही है, उसमें जुडिशियल कार्रवाई चल रही है या फिर उसमें जो कुछ राजनीति हो रही है, पार्टी के भीतर जो कुछ हो रहा है, उन सब मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई थी गृह मंत्री अमित शाह ने। और वही बातें हुई। उन बातों के दरमियान ही अगर 2027 के विधानसभा चुनाव की बात तो स्वाभाविक होगी, क्योंकि इस घटना का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता दिखाई पड़ रहा है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके संदर्भ, अभी ये मामला भी जांच का विषय है, सारी चीजें चल रही हैं। अभी एसआईटी तक ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन ट्रस्ट ने एक और फैसला ले लिया है, वो है मंदिर को अब एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सुपुर्द किया जाएगा, यानी वो प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख करेगा। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, ये नई व्यवस्था बनाई गई है। ट्रस्ट में कैसे, ट्रस्ट की सहमति से ही बनाई गई होगी। वैकेंसी भी उसकी निकाल दी गई है। कहा यह जा रहा है कि सीईओ ही अब एक तरीके से मुख्य कर्ता धर्ता होगा। जैसे अभी तक चंपत राय थे, महासचिव थे, वो ट्रस्ट के सब कुछ वही देख रहे थे, लेकिन कागज पर कहीं कुछ नहीं वो देख रहे थे। और आखिरकार ये इतना बड़ा घोटाला हो गया जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनको बताया जा रहा है और उनके साथ में दो अन्य जो ट्रस्ट के मुख्य सदस्य हैं, यानी अनिल मिश्रा और गोपाल राव। लेकिन सारा करता धरता, सारा कुछ खेल जो हुआ है वो चंपत राय के निर्देशन में हुआ है, चंपत राय की देखरेख में हुआ है और चंपत राय की जानकारी में हुआ है। उसका कितना लाभ उनको मिला है ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन सब कुछ वो जान रहे थे और समझ रहे थे। जानकारी और समझदारी के भीतर ये सब कुछ हो रहा था लंबे समय से, ये बातें कही जा रही हैं।
यहां तक कि जो खबरें आ रही हैं कि अभी जो एक्सटेंडेड रिपोर्ट अपनी एसआईटी देने वाली है उसमें भी इन सारी उनकी भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है। आएगी रिपोर्ट तभी पता लगेगा। बहरहाल इस बीच अब ये जो नया फैसला किया गया है कि सीईओ बैठाएगा, उसके लिए ट्रस्ट ने एक वैकेंसी भी निकाल दी है। उस वैकेंसी में अब चूंकि सारा करता धरता होगा, अभी तक जो का बातें आ रही हैं और जिसकी वजह से दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई भी सामने आ रही है, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच की जो टसल है वो इसमें सीधे दिखाई पड़ रही है। क्योंकि पूरा का पूरा ट्रस्ट, सारे करता धरता सब केंद्र सरकार से नियुक्त हुए थे, केंद्र की तरफ से। कहा यह जा रहा है कि अब ये सीईओ के पद पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी अपने खास व्यक्ति को बैठाना चाहते हैं। दो एक जो बहुत ही वरिष्ठ नौकरशाह रहे हैं, अब रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके नाम भी आ रहे हैं। अच्छा, ये वैकेंसी जो निकाली गई है इसमें किसी नौकरशाह को ही बनना है। 20 साल का प्रशासनिक बड़े पद पर रहने का अनुभव, ये वैकेंसी की जो अर्हताएं हैं उसको देखकर यही लग रहा है कि किसी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को बनाया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ अपने किसी खास व्यक्ति को बनाना चाहते हैं। उनके नाम की चर्चाएं भी पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में है कि किसको वो चाह रहे हैं। उधर शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने किसी करीबी नौकरशाह को बनाना चाह रहे हैं, और उसमें पहला नाम जो मुख्य नाम आ रहा है वो नृपेंद्र मिश्रा का नाम आ रहा है। वो कितना सही कितना गलत है, क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा ने ही सबसे पहले इस मामले में जो चढ़ावा चोरी हुई है उसको चोरी नहीं बल्कि डकैती कहा। अब उनका नाम सीईओ के तौर पर अगर आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है, कौन उसको लोग स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, सब अलग बातें हैं। लेकिन एक ओपन कंपटीशन रखा है ट्रस्ट ने कि कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है। नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर निर्माण समिति के अभी अध्यक्ष हैं। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि भाई मंदिर बन गया तो अब उस समिति को बनाए रखने का क्या मतलब है। तो शायद उनको एकोमोडेट करने की ये बात हो रही है, लेकिन उनकी उम्मीदवारी को लेकर ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभी भी विरोध होगा, क्योंकि वो अपने किसी दूसरे बहुत करीबी रिटायर्ड नौकरशाह को वहां पर बैठाना चाहते हैं। नाम में उनका कई बार आया है, चूंकि बहुत करीबी रहे हैं, अभी भी वो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, बार बार उनका टेन्योर बढ़ा दिया जाता है, और वो नाम है अवनीश अवस्थी का, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सूचना रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं। मुख्यमंत्री बनते ही उनको केंद्र से यहाँ ले आए थे योगी आदित्यनाथ, और प्रमुख सचिव सूचना का पदभार उनको दिया था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पसंदीदा अधिकारियों की सूची है सीईओ पद के लिए, वो नंबर 1 पर वही है। इसके अलावा भी हो सकता है दूसरे अधिकारियों। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 24 घंटे, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट है कि उसमें कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर 1000 के करीब लोगों ने अप्लाई किया है। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, ज़्यादातर उनमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी ही है। एक बड़ा दिलचस्प नाम उसमें आया है अमिताभ ठाकुर का भी। अमिताभ ठाकुर को आप जानते होंगे, आईपीएस ऑफिसर थे। सरकारों के खिलाफ या जो भी पुलिस डिपार्टमेंट में तमाम तरह की खामियां होती थी उनको उठाते रहते थे। आखिरकार, अच्छा, सभी सरकारों में उन्होंने उठाया। पिछली जो अखिलेश यादव की सरकार थी उसमें भी, और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी उसमें भी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनको जबरियन रिटायर कर दिया कि अब आप जाइए, आप घर बैठिए। बीच में गिरफ्तार भी हुए थे, जेल भी गए थे किसी पुराने मुकदमे में, मामले में, और वो मामला भी चल ही रहा है, लेकिन अब जमानत पर वो बाहर है। तो उन्होंने भी, अमिताभ ठाकुर ने भी इसमें अप्लाई किया है सीईओ के पद के लिए, और कह रहे हैं कि भाई मैं भी अर्ह हूँ, एलिजिबल हूँ, और 20 साल से ज़्यादा का प्रशासनिक अनुभव भी है। 58 साल की उम्र, उसमें उम्र सीमा भी 50 से 70 साल की गई है। बहरहाल, तो ये जो बैठक हो रही है इसमें मुख्य रूप से ये बातें हो रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की पुनरावृत्ति न होने पाए विधानसभा चुनाव में, इसको लेकर बड़ी गर्मागर्म बैठक हुई। और आपको याद होगा कि जो अवध का इलाका था, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद यही थी कि उस इलाके से वो सबसे ज्यादा सीटें लेकर आएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। यहां तक कि अवध का मुद्दा, यानी जो भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का श्रेय बीजेपी ने लिया, उसको लगा कि इस मुद्दे पर वो पूरे देश में छा जाएगी, पूरे देश में उसको बुनाएगी, ढेर सारे कैसेट बने। लेकिन हो गया उसका उल्टा। उस बड़ा बिल्कुल वो उसका एक दांव जो है वो उल्टा पड़ गया, और अयोध्या तक में सीट हार गए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट।
अवध का पूरा इलाका साफ हो गया और पूर्वांचल का भी करीब करीब इलाका साफ हो गया। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से कैंडिडेट थे, बड़ी मुश्किल से वो जीत पाए, तो इसका कुल मिलाकर बड़ा नुकसान हुआ। अब यहां पर जो संकट वाली बात है, जिसकी लगातार बीजेपी के भीतर चर्चा, मंथन, चिंतन हो रहा है, उसमें यही हो रहा है कि अब उसी मंदिर में जब चढ़ावा चोरी का मामला आ गया है तो फिर ये कितना नुकसान पहुंचाएगा। सोशल मीडिया पर लोगों की, अयोध्या के लोगों की, स्थानीय लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसको देखकर लग भी रहा है। तो इसको लेकर जबरदस्त गहमा गहमी हुई, बैठक हुई और कहा गया कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि उनको चेहरा बनाकर ही अगर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा तभी कोई सफलता मिलने वाली है। और शायद दोनों के बीच में इस बात पर सहमति बन गई है कि अब वो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के पद का ख्वाब यानी नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी का ख्वाब देखना बंद कर दे। लेकिन अगर ये ख्वाब वो बंद कर देंगे तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री वही बने रहेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ऐसी कोई डील उन दोनों के बीच में हुई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन अब अमित शाह के साथ बैठक में क्या कुछ चीजें तय हुई हैं, किस पर सहमति बनी है, किस पर असहमति बनी है, वो तो बातें स्पष्ट रूप से नहीं आ पाई हैं। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बैठक के बाद वहां से लौटे हैं और उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला उन्होंने शुरू किया, एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ की, उसके बाद भी वो बड़े सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। उससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि कम से कम ये डील वो पक्की कर आए हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के नाम पर लड़ेगी। यानी बाकी और जो भी एक कहा जाए कि विकल्प बताए जा रहे थे या उनके उत्तराधिकारी हो सकते थे या उनके पैरेलल हो सकते थे, वो पूरी संभावनाएं खारिज कराकर वो लौटे हैं लखनऊ। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।